नमस्कार दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज में आपका स्वागत है। एक्शन विचार द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता पर जो मुहिम चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज हम यहाँ लखनऊ के सुप्रसिद्ध मेदांता हॉस्पिटल में आए हुए हैं और इस मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर वेद भास्कर जी से चर्चा कराने जा रहे हैं, जो यूरोलॉजिस्ट हैं और इनकी जो गुडविल है लोगों में बहुत अच्छी है और हमने देखा है कि मरीजों के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने की इनकी आदत है। तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर वेद भास्कर जी से आपका परिचय कराता हूं और आपसे स्वास्थ्य जागरूकता के लिए जो सवाल हमारे मन में है और जो आप सब के लिए आज की आवश्यकता है उस पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर वेद भास्कर जी, थोड़ा सा हम आपका संक्षिप्त परिचय चाहेंगे। मैं डॉक्टर वेद भास्कर, मेरा MS 2010 में तो 2013 तक मैंने कटक से फिनिश किया और फिर उसके बाद 14 to 17 में KGMC से मैंने MCH यूरोलॉजी पास करी। उसके बाद 17 से 19 में 2 साल फेलोशिप के लिए चला गया था मेदांता गुड़गांव रोबोटिक सर्जरी में। वहाँ से फेलोशिप करके आने के बाद मेदांता लखनऊ जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं यहाँ पर कंसल्टेंट के तौर पर यहाँ पर जॉब में हूँ और यूरोलॉजी में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जी, एक सवाल आज पूरे देश में व्याप्त है और हम ये देख रहे हैं कि फिजिकल रिलेशन को लेके बहुत सारी शादियां टूट रही हैं। वो मुद्दा है इरेक्शन का और युवाओं में इस बात को लेकर एक भयग्रस्त है कि वो इस चर्चा को किसी के सामने करना नहीं चाहते, न अपने दोस्त से करना चाहते हैं, न अपने किसी या महिला साथी से भी नहीं कर पाते और जाने अनजाने में वो उसका इलाज हीम हकीम खतरे जान जैसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ उनके लिए क्या एडवाइस है और ऐसा वो क्या करें कि सबसे पहले उनके भीतर का संकोच टूटे और उनको ये विश्वास भी हो ये कोई बीमारी नहीं है, एक प्रक्रिया है, अगर इसको सही तरीके से गुजरा जाए तो कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसा आपने खुद ही जिक्र किया कि ये कोई बीमारी नहीं है, जो कि बहुत सही कहा आपने। युवावस्था में इरेक्शन की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है। इस मेनली साइकोलॉजिकल, आजकल जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं एक तो साइकोलॉजिकल है, प्लस थोड़ा सा लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे आजकल आपने देखा स्मोकिंग बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, यंग एज में स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये आपके इरेक्शन को अफेक्ट करते हैं अनडाउटेडली। ओबेसिटी सब कुछ अफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने आदतों को ठीक करना कोई खराब बात नहीं है, यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट अ हेल्दी हैबिट, तो उसमें आपको वो चीज़ तो हेल्प मिल जाएगी। बाकी जो मेन प्रॉब्लम आती है वो साइकोलॉजिकल आती है कि उन्हें लगता है कि वो एक साइकिल बन जाता है। सपोज होता क्या, सपोज आप 2-4 बार आपने ट्राई किया, नहीं कर पाए, फिर आपको लगे कि मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, हीन भावना आ जाती है अंदर में, फिर उसको आप और भी परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसको परफॉर्म एंजाइटी बोलते हैं हम लोग कई बार, की परफॉर्म एंजाइटी हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में भी कई बार शादी के बाद भी तुरंत बाद देखा जाता है बहुत सारे यंग कपल्स, नए लोग जो होते हैं उनको दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों के लिए फिर लोग, एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि इसको किसी से डिस्कस नहीं कर सकते वो लोग, है ना, वो कहीं बाहर नहीं बात कर सकते, दोस्तों से नहीं पूछ सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जहाँ पूछेंगे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या लोग हंसेंगे उनके ऊपर या उनको लोग सवाल करेंगे, तो वो चीज़ उन्हें समझ नहीं आता कि राय किससे लें, किसके पास जाएं। अभी मेरे पास एक कपल अभी आया था कुछ दिन पहले, उसके 10 साल शादी के हो गए, उन्होंने आज तक उनके आपस में वो संबंध नहीं बना पाए हैं, नहीं बना पाए, और वो किसी से पूछ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं जाना किसके पास है। वो कभी कहीं किसी को डॉक्टर दिखाया जा रहे हैं और आज तक सफलता नहीं मिली इस चीज में, बच्चे तो दूर की बात है। तो अल्टीमेटली अब वो हमारे पास इसलिए कि सर हम बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब हमने डिटेल पूछा कि रीजन क्या है, तो सब पता लगा कि ऐसा रीजन है। तो जागरूकता बहुत जरूरी लोगों में कि इसके लिए जो है आपका प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट, और उसमें भी जो यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजी प्रैक्टिस में ज़्यादा इसमें है, उस चीज़ में आपको कौन सा मिलना चाहिए। वैसे एनी यूरोलॉजिस्ट विल गाइड यू, बट एन एंड्रोलॉजी कुछ लोग हैं जो स्पेशली एंड्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको और एक स्टेप आगे जाकर हेल्प कर सकते हैं आपकी। और थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन मेनली आपको दवाओं से, काउंसलिंग से, लाइफस्टाइल चेंजेस से चीज़ें इंप्रूव कर सकती हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है यंग एज में कि आप परफॉर्म ना कर पाए। समाज में एक भ्रांति है, इसे मर्दानगी जैसा एक शब्द है, उसको लेकर इस तरीके की बातें होती लगती है, या कुछ लोग उसको इस तरीके से कहते हैं आपकी मर्दानगी में कमी है, ये एक कारण भी है। एक इसमें मिसकंसेप्शन ये है कि आखिर लोग को पता नहीं है ना कि एक्चुअली इसका मापदंड क्या है। लोग को लगता है कि जो टीवीज में, मूवीज में देखते हैं कि हाँ पॉर्न मूवी में जो लगता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, बट एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। अगर साइंस की बात करें तो अगर कोई कहता है कि हमारा जल्दी उससे में निकल जाता है, तो साइंस कहती है अगर आप मोर देन 1 मिनट अगर आप परफॉर्म कर पाते हैं तो आप नॉर्मल हैं। लेस देन 1 मिनट में मानते हैं हम लोग कि हाँ ये बहुत जल्दी हो गया, इसमें दवा देनी पड़ेगी हमें। तो साइंटिफिकली 1 मिनट से ज्यादा करने से भी पार्टनर सेटिस्फाई हो सकता है। एंड अगर आप उसको बाकी ढंग से फोर प्ले और भी जो चीजें होती है साथ में बताया जाता है, हम काउंसलिंग करते हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अगर
जैसा आप देखते हैं मूवीज में, फिल्मों में कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे में कुछ कमी है या हमारे मर्दानी में कमी, ऐसा नहीं होता है। इट इज लाइक मेनली आपको पार्टनर को सेटिस्फाई करना होता है। उसके बहुत तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका ये भी है। तो उसमें टाइमिंग अगर किसी के बहुत कम है, लेस देन 1 मिनट है, फिर हम तो दवाई भी देते हैं उसके लिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो और भी तरीके समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए, पार्टनर सेटिस्फैक्शन जल्दी कैसे लाया जाए। वो सब चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। ये सोचने बजाय कि हमारे में कुछ कमी है, जितना वो सोचेंगे हमारे में कमी है, उतनी ज़्यादा उनको हानिहीन भावना आएगी, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा और नहीं कर पाएंगे वो ढंग से ये परफॉर्म। इरेक्शन का क्या सर्जरी से भी कोई संबंध है? सर्जरी से जी। अगर कोई सपोज आपको किसी का प्रकार की ट्रॉमा हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, कुछ ऐसा है, तो यंग एज में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर कोई ऐसा सर्जरी की गई है नसों की, जिसमें कि जो हमारे बैक के जो नर्व्स वगैरह होते हैं उसमें डैमेज हुआ है, या हो सकता है ये कोई ऐसा गांठ हो गई है, ट्यूमर हो गया है, तो हो सकती है। या फिर एक एज के बाद, जैसे 50 40 50 45 50 लोग क्रॉस करते हैं, तो एजिंग इटसेल्फ इज अ फैक्टर जहाँ प्रॉब्लम आती है इरेक्शन में। इसके अलावा डायबिटीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इरेक्शन प्रॉब्लम करती है। ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इरेक्शन के लिए। तो इन सब चीज़ों का इलाज किया जाता है, डायबिटीज कंट्रोल किया जाता है। एंड ऑब्वियसली विद एज मतलब बहुत सी दवाइयाँ तो हम देते ही हैं। अगर सब दवाई भी काम नहीं है तो हमारे और भी ऑप्शन हमारे पास है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाई तक ही सीमित है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है और इसके अंदर सारे पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें किसी को भी ये चीज सोचने की जरूरत है कि हमारा तो दवाई भी काम नहीं कर रही है, या हम मतलब किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। आजकल उसके आगे इम्प्लांट्स भी आ गए हैं। जब पेशेंट जो दवाई से भी नहीं कर पा रहे हैं, इंजेक्शन भी आते हैं उससे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लेन इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, जनरली अगर कोई पेशेंट को इंडिकेटेड है तो ऑप्शंस कई सारे मौजूद है हमारे पास। सिर्फ आपको सही डॉक्टर से पास जाए, सही सलाह की जरूरत है। क्या इस तरह की कोई परेशानी महिलाओं में भी होती है? महिलाओं में भी परेशानी इस तरह की होती है, स्पेशली एक मेनोपॉज के बाद जब देखा जाता है, जब हार्मोन लेवल में गिरावट आती है उनके केस में, तो ये कई बार होता है कि हाँ लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है करने मतलब इंटरकोर्स करने में। तो उस केस में भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। वो आपका हार्मोन लेवल चेक करते हैं, मेडिसिन देते हैं। तो लेकिन मेरी समस्या ये ज्यादातर पुरुषों तक ही ये है, महिला में कितने वर्ष के महिलाओं पे ये दिक्कत आती है? मतलब 48 ईयर्स? जनरली 40-45 के प्लस के महिलाओं में जब हार्मोन लेवल जब गिरावट शुरू होती है तो भी प्रॉब्लम शुरू होती है जनरली। अच्छा, एक बहुत तेजी के साथ इस समय पूरे भारत में देख रहे हैं किडनी को लेकर, डायलिसिस को लेकर, मतलब ये एक देखा जाए तो बाढ़ सी आ गई है। इसका मूल कारण क्या है? देखिए, इंडिया में अभी कहा जाता है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन आफ्टर एज ऑफ 40 किसी न किसी को डायबिटीज हाइपरटेंशन है। और ये दो मेन दुश्मन है आपके किडनी के। डायबिटीज हाइपरटेंशन अगर लॉन्ग टर्म रहता है तो किडनी को नुकसान पहुंचाता है, और जैसे जैसे किडनी इन लॉन्ग टर्म खराब होती है तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी बोला जाता है, और वो पेशेंट डायलिसिस चले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो अगर ढंग से अपना, अगर सपोज किसी को स्टोन हो गया, किसी को प्रोस्टेट बढ़ गया, और अगर ये इसका ढंग टाइम पे इलाज नहीं किया गया और अगर ये कॉम्प्लिकेट हो गया तो ये भी सीकेडी कर सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन मेडिकल रीजंस तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। सर्जिकल रीजंस में स्टोन, प्रोस्टेट, ये सब भी आते हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के टच में रहना चाहिए। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो मेडिकल पार्ट देखते हैं किडनी का, यूरोलॉजिस्ट सर्जिकल पार्ट देखते हैं। तो जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसका ट्रीटमेंट टाइम पर करने से आप किडनी के रोगों को बढ़ावा देने से पहले ही रोक सकते हैं, बढ़ने से पहले रोक सकते हैं। ये जो स्टोन है ये दवा से भी निकल जाती है या ऑपरेशन कराना ही? स्टोन्स जो होते हैं, कई बार जो हम देखते हैं पेशेंट्स ओपीडी में, तो छोटे स्टोन्स ज्यादा होते हैं पेशेंट्स को, जो 5 6 7 8 तक के स्टोन्स होते हैं जनरली, और ये मैक्सिमम टाइम दवा से निकल जाते हैं। सर्जरी की रिक्वायरमेंट जनरली यूजुअली मोर देन 8 9 mm 10 mm स्टोन से ऊपर होते तभी करनी पड़ती है। या स्टोन फंस जाए पेशाब के रास्ते में आके, छोटा स्टोन फंस जाए और पेन सीवियर होता है उस केस में, तो उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। वरना मैक्सिमम जो छोटे मोटे स्टोन्स तो बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कुछ मेडिसिन भी हम देते हैं ताकि निकलने में हेल्प हो जाए उससे। तो अगर कई पेशेंट स्टोन लेके सोचते हैं कि आप डॉक्टर पास जाएंगे तो ऑपरेशन कर दिया जाएगा या फिर हमें ऐसे ही निकल जाना चाहिए, ये तो चीज़ों का अज्यूम ना करें। एक बार अपना आपके एग्जैक्ट स्टोन साइज क्या है, लोकेशन क्या है, सब चीज़ देख के डिसाइड की जाती है कि आपके लिए बेस्ट थेरेपी क्या होगी। और दवाइयों से या ऑपरेशन से, जैसा भी ऑपरेशन में आजकल बहुत सेफ हो गए हैं, सब दूरबीन से होते हैं, लेजर से की जाते हैं, एक दिन का काम है। मतलब कोई ऐसा मेजर सर्जरी आजकल, जैसे पहले थोड़ा सा सर्जरी मेजर होती है स्टोन के लिए, ओपन करते थे, तो वो सब अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है और मैक्सिमम चीजें आजकल जो है वो सब दूरबीन से कर दी जाती हैं। ऑपरेशन के बाद समान जीवन में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दूरबीन से ऑपरेशन होता है तो पेशेंट नेक्स्ट डे से घर चला जाता है, चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, सब कुछ, घूमना फिरना सब कुछ कर सकते हैं। यूजुअली कैसी प्रॉब्लम आती नहीं है। 2-3-4 दिन रेस्ट कहते हैं हम लोग ऐसे करने के लिए, लेकिन जरूरत ऐसे में पेशेंट ऑफिस का काम तो नेक्स्ट डे से भी शुरू कर सकता है। अगर घर से ऑफिस काम करना है तो उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इस तरह की कोई सलाह कि लोग बीमार ही स्टोन ही कम बने या हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट सलाह तो ये है कि पानी अच्छे से पिए। इसमें एक ये है कि जैसे पेशेंट जो 50-60 साल के ऊपर हैं जो लोग, वो थोड़ा उनको हम मना करते हैं कि पानी बहुत न पिए, क्योंकि अगर 60 साल के बाद आप बहुत पानी पिएंगे तो पेशाब ज्यादा भागेंगे, फिर आप परेशान होंगे कि यूरिन बहुत जाना पड़ रहा है।
लेकिन जो जो लोग यंग हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, जो ज़्यादा एक्टिव हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उनके लिए जरूर सजेस्टेड है कि पानी 3-4 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। गर्मियों में 3 से 4 लीटर, सर्दियों में 2.5 से 3 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। इसका मापदंड ये है कि आपका यूरिन कलर है, जो आप यूरिन करते हैं वो साफ होना चाहिए, उसमें कलर में यूरिन पीला नहीं होना चाहिए आपका। तो आप ये दिखाता है कि आप एडिक्वेट पानी पी रहे हैं। तो अगर आप एडिक्वेट पानी पीते रहेंगे, और उसका भी ये कि आपको टाइम टाइम पे पानी, रेगुलर टाइम पे पानी पीना है। ऐसा नहीं कि आपने सुबह और शाम पी लिया, दिन में काम में भूल जाएंगे, जो कि अक्सर होता है लोगों के साथ, कि जो काम पे गए तो दिन भर याद ही नहीं पानी पीने का। उस टाइम में स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है। अगर आपको दिन में पानी नहीं पिए तो स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा हैं आपके अंदर में। तो पानी पीते रहें। कुछ और चीज़ हम कहते हैं, नमक कम खाएं, नॉनवेज वगैरह कम खाएं। इसके अंदर जिसको टेंडेंसी है उसको बोलते हैं, मना नहीं करते, कम करने के लिए कहते हैं। और दूध देखिए ज्यादा खानी चाहिए, खाने के साथ में, अलग से नहीं। संतरा, मौसमी, नींबू का सेवन ज्यादा करें, तो ये सब चीजें प्रिवेंट करती हैं। ये पानी की मात्रा कुछ है ऐसा कि कितना जैसे मैंने बताया अभी, 2.5-3 लीटर सर्दियों में, 3 से 4 लीटर गर्मियों में। लेकिन हर आदमी का रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। डिपेंड करता है आप कितना एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, कितना धूप में निकलते हैं, कितना पसीना चलता है। कई चीजें डिटरमाइन करती हैं आपके वाटर इनटेक को। लेकिन ऑन एवरेज अराउंड 3 लीटर बोला जाता है पानी, अराउंड 10 ग्लास अगर आप काउंट करें। एंड इसका सबसे सिंपल मापदंड बताया, यूरिन का कलर साफ होना चाहिए आपका। अगर आप यूरिन पीला है तो आप पानी कम पी रहे हैं, तो उसका आपको पानी बढ़ाना चाहिए आपको हिसाब से। अच्छा, कुछ ऐसी भी शिकायत आती है कि लोगों को जलन महसूस होती है और इस तरीके से भी हाँ जी, ये हाँ, जलन की समस्या बहुत कॉमन है, और इसको प्राय बाहर में इन्फेक्शन सोच के लोग एंटीबायोटिक से इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम केस में हम देखते हैं उसमें कल्चर वगैरह नेगेटिव रहता है, उसमें इन्फेक्शन होता नहीं है। तो एक तो मेन कारण पानी कमी है इसके अंदर में, जो जलन कराती है। कुछ और भी चीजें होती हैं जो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उससे हम डिस्कस करते हैं। एंड देन और भी दवाइयां हैं जो जलन के लिए आपको फायदा हो जाएंगी। नॉट नेसेसरली कि आपको हर बार एंटीबायोटिक खानी है, या आपको हर बार इन्फेक्शन है। यूजुअली इन्फेक्शन निकलता ही नहीं ऐसे केसेस में। जी। तो हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन में जलन के साथ में बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम जल्दी मानते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। सिर्फ जलन है तो उसका कारण कई सारे और कारण होते हैं, इसमें इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता है ऐसे केसेस में। अच्छा, ये लोग भटक जाते हैं, अन्य तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं, धीरे धीरे उनके आर्गन पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जब वो केसेज आपके पास आते हैं तो क्या लगता है कि काफ़ी समय। हाँ जी, बिकॉज हम एक कृषि सेंटर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे पेशेंट कई बार रेफर होकर आते हैं, कई बार हर जगह से इलाज करा के पहुंचते हैं हमारे पास। प्राइमरी पेशेंट्स कम ही आते हैं। तो ऐसे केस हम देखते हैं कई बार के पेशेंट ऑलरेडी कई सारे इलाज करा चुका है, कई एंटीबायोटिक खा चुके हैं, जबकि वैसा एविडेंस भी नहीं इन्फेक्शन का। तो मतलब हमारा सजेशन यही है कि आप सही डॉक्टर के पास सही टाइम पहुंचे तो सही से इलाज हो जाएगा। अब अगर आप इधर उधर दिखा लेंगे किसी को जो उसका एक्सपर्ट नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट अपने हिसाब से करेंगे। तो बेटर है कि आपको प्रॉब्लम अगर पेशाब संबंधित है, प्रोस्टेट की है, किडनी की है, स्टोन्स की है, तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें एंड प्रॉपर सलाह लें उस चीज के लिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विशेषज्ञ से मुलाकात करें, ताकि आप टाइम वेस्ट भी ना हो आपका, और आपकी बीमारी और बढ़े नहीं, और टाइम पे पकड़ में आ जाए और टाइम से सही इलाज हो जाए। जी, ये बहुत अच्छा रहा। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं को किसी भी तरीके से संकोच नहीं करना है, घबराना नहीं है, और निश्चित समय पे अगर सलाह ले लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी समस्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इसका काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है इसके अंदर में। काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना इंपॉर्टेंट है कि हाँ उसमें कोई कमी नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं, दवाएं साथ में हेल्प करती हैं, सब चीज़ें मिला जुला के एक रोल है, एंड पेशेंट यूजुअली सक्सेस हो जाते हैं। कुछ 2-3 बिंदु जो प्रकाशन के तौर पर हम सभी को या देशवासियों को लेना चाहिए, ऐसा कुछ अगर आप एडवाइज कर सकें। हाँ, एक तो ये है कि जैसे ओल्ड एज पेशेंट को कहना चाहूंगा कि प्रोस्टेट समस्या बहुत ही कॉमन है, ऑलमोस्ट सबको ही 60-70 होती है। उसको नजरअंदाज न करें, बिकॉज कई बार हम देखते हैं जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं, वो कई बार इसके चक्कर में रात में यूरिन कई बार जाना पड़ता है, कभी गिर जाते हैं, कभी हड्डी टूट जाती है, ये सब कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो अगर प्रॉब्लम ऐसी है कि रात में कई बार उठना पड़ रहा है, पेशाब जाना पड़ रहा है, टाइम से इलाज कराइए। मैक्सिमम टाइम प्रोस्टेट का इलाज जो है दवाओं से हो जाता है, ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट कुछ लोगों को ही पड़ती है। तो एक दवा खाने से अगर आप स्वस्थ रह सकते हैं, पेशाब में आपको आराम रहेगा, तो फिर उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो लेना चाहिए। ऐसे ही हम कहना चाहेंगे, स्टोन अगर आपको है किसी भी टाइम है तो उसको नेग्लेक्ट न करें। स्टोन में चांस ऑफ रिकरेंस बहुत हाई होते हैं। किसी को स्टोन बना है एक बार तो 70% चांस है दोबारा स्टोन बनने के उसके। ऐसे केस में हमेशा कहते हैं पेशेंट को फॉलो अप रहना चाहिए। हमने अक्सर देखते हैं पेशेंट का जो किडनीज वगैरह कई बार वो डैमेज हो जाती है स्टोन की वजह से, पेशेंट जान भी नहीं पाते हैं, और जो किडनी खराब होती है किडनी निकालनी पड़ती है अल्टीमेटली। तो पेशेंट्स को जो भी सिम्टम्स अगर शुरुआत में आ रहे हैं, अगर टाइम से इलाज करा लें तो उनका एक मेजर समस्या होने से बच सकता है। अच्छा, जो किडनी डोनेट की प्रक्रिया है, कई बार ऐसा होता है कि वो मिलती नहीं, तो कितने समय तक डायलिसिस किया जा सकता है? हाँ, देखिए ये इसका एग्जैक्ट तो आंसर नेफ्रोलॉजिस्ट देंगे, लेकिन डायलिसिस की अपनी समस्याएं हैं। तो इसलिए अगर कोई यंग बंदा है जो फिट है और उसकी लाइफ स्पैन अगर ज़्यादा है, तो हम लोग उसको ट्रांसप्लांट के लिए प्रेरित करते हैं कि ट्रांसप्लांट करने से उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर जाएगा। क्योंकि डायलिसिस आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार करानी पड़ती है, तो उसकी पूरी जिंदगी डायलिसिस कराने में ही निकल जाती है। तो यंग लोग जिनको कि जॉब करना है, काम करना है, जो प्रोडक्टिव जो लाइफ में जी रहे हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाती है ऐसे केसेस में। तो इसलिए ट्रांसप्लांट के लिए अगर अभी तो डोनर्स जो हैं अपने फैमिली के लोग ही अलाउड हैं,
तो फैमिली के लोग मतलब फर्स्ट कजन तक भी अलाउड हैं, तो अगर वहाँ तक मिल जाए कोई डोनर, तो अगर यंग लोगों के लिए तो ट्रांसप्लांट बेस्ट ऑप्शन मानी जाती है। जो लोग एक एज सर्टेन एज के बाद आगे निकल चुके हैं तो वो डायलिसिस पे ही काम चलाना पड़ता है उनको। दोस्तों, आज ये चर्चा जो वेद भास्कर जी से हमारे आपके साथ हुई, उस संदर्भ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तथ्य हैं जिनको आपको समझना होगा, जानना होगा। और आपका समय चूँकि बहुत बहुमूल्य है, हम लोग आज बड़ी मुश्किल से आपका अपॉइंटमेंट पाए और आप सब के लिए इस जागरूकता अभियान में आपका सहयोग ले सके, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक्शन न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच।